हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में। अब तक हम ढे आईएएस के 4 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये 5th नंबर टेस्ट है 50 क्वेश्चन की सीरीज श्रृंखला में। और आज भी हम 1 से 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये भी 3 पार्ट में आएगा, 51 से 100 और 101 से 150। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो ये किस में शुरुआत हुई थी? ये हुई थी 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या था कि वायसराय द्वारा कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। ठीक है, गैर सरकारी, क्योंकि सरकारी वो नहीं मानते थे, गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता। और 1862 ईस्वी में क्या हुआ? लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों को, 3 भारतीय कौन कौन से थे? एक बनारस के राजा, पटियाली के महाराज, ठीक है, और सरदिनकर राव। इन तीनों को क्या हुआ? विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ऑप्शन देखे कि कौन कौन से को भारत परिषद अधिनियम के तहत मतलब भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया था। कौन कौन से किया था? एक तो बनारस हो जाएगा, पटियाले के महाराज और सरदिनकर राव। ठीक है, मेन चीज़ इनकी ऑप्शन वाली भी देख लेते हैं। 1784 पृथ्वी शिक्षा एक्ट क्या था? इसमें बस इतना ध्यान रखना है, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था और इसी से द्वैध शासन भारत में शुरू हुआ था। ठीक है, और इसी में ही कहा गया था कि भारत ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र होगा। ये क्वेश्चन भी आया कि कौन से एक्ट में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, तो ये क्वेश्चन होगा 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट में। और 1833 की बात करें तो इसमें क्या था? इसमें विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, लॉर्ड मेघाले की अध्यक्षता में। और 1858 की बात करें तो ये क्या हुआ था? ब्रिटिश क्राउन ने क्या कर दिया था? ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों में ले लिया था। कंपनी के हाथों से ले लिया था, मतलब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन आ गया था। ठीक है, तो और 1861 में ये भी ध्यान करते हैं कि इसमें तो था ही, और अध्यादेश जारी करने, अध्यादेश भी इसी से शुरू हुआ, अध्यादेश शुरू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कथन और कारण दे रखें। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई। यह अस्तित्व में क्यों नहीं आई? क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या किया गया था 1935 में? 1935 में किया गया था कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, राज्यों के प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और 3 सूचियों के माध्यम से, ठीक है, 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान कर दिया था। तो इसी कारण ये अस्तित्व में नहीं आ पाया और देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार भी कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इसका सही उत्तर कार्य मतलब संविधान सभा समिति और अध्यक्ष। ठीक है, देखते हैं। संघ शक्ति समिति किसकी थी? संघ जिसके आगे लग जाए वो किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू। और प्रक्रिया नियम समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। और कार्य संचालन ये थी के मुंशी जी की। और प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय की बात जहाँ जाए, प्रांतीय संविधान समिति ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है, तो 1 2 3 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा के गठन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर हुआ था? कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। तो 1946 देखिए, तो ये किसमें? कैबिनेट मिशन 1946, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तो किसके प्रस्तावों के आधार पर हुई? कैबिनेट मिशन 1946। अगर इसकी बात करें तो इसमें ब्रिटिश भारत की कितनी सीटें थी? 296 और प्लस 93 देशी रियासत की सीटें थी। और संविधान सभा का चुनाव क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से जुलाई अगस्त 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें क्या बचा, निम्नलिखित युग्म में तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं की बात करिए तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, बिल्कुल सही है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को पहला राष्ट्रपति चुना गया था, बिल्कुल ठीक है। इसका ये सही क्रम भी याद कर लीजिए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी हुई थी बैठक। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था। और 9 जुलाई को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, सबसे एजेड होने के कारण। और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसका अर्थ से क्या है, इसका अर्थ से पढ़ते हैं, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बिल्कुल। किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, मतलब दोनों ठीक हैं। और ये और भी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या दे रखा है, भाग 1 में ये दे रखा है कि भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। आर्टिकल 1 से 1 पार्ट 1 की बात करें तो इसमें क्या कहा है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये ध्यान रखना बिल्कुल। ये भी ऑप्शन आ जाता है कहीं कहीं, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसी में ही भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था किसी भी राज्य को भारत संघ से पृथक होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर 1-2 की बात करें तो उसमें क्या कहा गया है, राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची के अंदर में निर्दिष्ट किए गए हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 1 के 3 में दिया गया है कि इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। मतलब भारत का राज्य क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। नंबर 1 अगर बोला जाए तो राज्यों का क्षेत्र, ठीक है, और संघ का क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र, और ऐसे अन्य क्षेत्र राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। ठीक है, अर्जित, ठीक है, ध्यान रखना, राज्यों का क्षेत्र, संघ का क्षेत्र और जो अर्जित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ख में किस पे विशेष उपबंध किया गया है, ख में किया गया है असम को। ठीक है, इसका पहले बताया भी था हमने कि ये याद रखना, गुड मॉर्निंग, नामा, स्मैग के। 371 की बात करें, खाली 371 में ये गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, एन से नागालैंड 371 ए में, और ये असम 371 बी में, मतलब खा में। और ये हो गया मिजोरम नहीं, ये मणिपुर, सबसे पहले मणि लेते हैं, मणिपुर 371 सी में। और आंध्र प्रदेश 371 डी और ई में। ठीक है, और ऐसे सिक्किम होगा 371 एफ में। अब मिजोरम जी में, और ये एच में अरुणाचल प्रदेश, और जी से गोवा आई में, और के से कर्नाटक जे में। ठीक है, इसे याद करना, गुड मॉर्निंग, नामा, स्मैग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक सही सुमेलित नहीं है। तो हम संघ सरकार की बात करें तो ये भाग 5 में है, ये बिल्कुल ठीक है। और सहकारी समिति की बात करें तो ये 9 ख में है, क्योंकि 9 का में क्या है, नगर पालिकाएँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और राजभाषा की बात करें तो भाग 17 में है, संविधान संशोधन भाग 20 में है। इम्पोर्टेंट भाग की बात भी कर लेते हैं। एक किसमें है, संघ एंड उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, 2 में क्या है, नागरिकता। 3 में मूल अधिकार। 4 में है डीपीएसपी, मतलब नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और 4 ए की बात कर रहे हैं तो मौलिक कर्तव्य। और 5 की बात करें तो संघ सरकार। संघ को ऐसे भी याद कर सकते हो 5 में, ये भी ध्यान रहेगा 5 में, क्योंकि 5 उंगली मिलकर ही मुट्ठी बनती है। तो मतलब संघ मतलब सभी से मिलकर बना है, तो संघ 5 में हो जाएगा। 6 राज्य, 7वां खत्म हो गया। और 8वां देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्र हो जाएंगे 8वें में। ठीक है, 9 में पंचायत है।
और 9 क्या में नगर पालिकाएँ। 9 खावे की बात करें तो सहकारी समिति। 10 की बात करें तो SC/ST क्षेत्र। 11 की बात करें संघ राज्यों के बीच संबंध। 12 की बात करें वित्त संपत्ति संविदाएँ। और 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र। 14 की बात करें संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। 14A की अधिकरण है। 15 निर्वाचन। और 16 में SC/ST और OBC और आंग्ल भारतीय के लिए विशेष उपबंध। 17 में राजभाषाएं हो जाएंगी। और 18 में आपात उपबंध। 19 में प्रकीर्ण और 20 में संविधान संशोधन। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। और 22 में क्या संक्षिप्त नाम वगैरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोड बनाने विशेषता और स्रोत दे रखा है कि उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, पद की बात कर रहे हैं हम। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया है आयरलैंड के संविधान से। संवर्ती सूची की बात करें तो संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान के संविधान से है। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त कथन किस बात में कहा था? ठीक है, ध्यान रखना कि नींव की बात करिए कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है, तो ये बोला था मिनर्वा मिल्स वाद में। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। तो मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? राजनीतिक लोकतंत्र की भी वो कहा जाता था। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रोत्साहन करते हैं। और नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं? ये करते हैं सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक को बढ़ावा देते हैं। तो मिनर्वा मिल्स वाद मामले 1980 में क्या बोला गया था? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया है? ये कब किया गया था? ये 1989 में कर दिया था। 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा इसकी उम्र को चेंज कर दिया गया था। और इम्प्लीमेंट कब से हो गया था? 1989 से। और इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो अगर 40 की बात करें तो ये ग्राम पंचायत की बात करता है, तो ग्राम पंचायत गांधीवादी है, बिल्कुल ठीक है। और 43 की बात करें तो ये सहकारी समिति की स्वैच्छिक गठन से संबंधित है, ये भी है, सहकारी समिति आ गया। ठीक है, अगर 46 की बात करें तो 46 क्या है? और SC और ST समाज के कल्याण, कमजोर वर्ग को शैक्षणिक और आर्थिक हितों का प्रोत्साहन देना, ये भी गांधीवादी है। तो ऑप्शन नंबर D क्या है? ये गैर गांधीवादी हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवरोध करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसी एक के संविधान विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो ये कैसे ने कहा था? N.A. पालकीवाला जी ने। ठीक है, अगर प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना संविधान का परिचय और इसका सार है। तो पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है ये। और इसलिए इन्होंने N.K. पालकीवाला जी ने क्या बोला था? संविधान का परिचय पत्र बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनों कारण दे रखे हैं। भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल। और संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन संबंधित राज्यों की अनुमति के बिना नहीं कर सकती। बिल्कुल बिना कर सकती है, साधारण बहुमत से। तो R गलत हो जाएगा, A सही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। और ये किस में दे रखा है? ये आर्टिकल नंबर 3 में दे रखा है कि ये संसद को अधिकार है कि नए राज्य बनाना और उसमें परिवर्तन करना, नाम बदलने की सीमा जिसमें सब चीज़ दे रखी है, बिना राज्य की अनुमति के कदम उठा सकती है। ठीक है, भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ भी कहा गया है। और संघ सरकार राज्य को समाप्त भी कर सकती है और राज्य संघ को समाप्त, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। मतलब संघ कर सकता है, राज्य नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, तो मूल अधिकार असीमित नहीं है। संविधान के भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकारों की बात की गई है 12 से 35 तक। ठीक है, इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा भी प्राप्त है। ठीक, इन्होंने ऑप्शन में क्या बोला? असीमित नहीं है। ठीक है, तो इसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। और इसमें संशोधन, इसमें बोला है इसमें परिवर्तन किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जाता, लेकिन संशोधन
किया जा सकता है, तो ये सीमित है एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन स्थायी चीज़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ए असत्य हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब संशोधित कर सकती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमादेश रेट निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, नहीं की बात कर रहे हैं। परमादेश की बात करें तो हाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट के द्वारा 226 के तहत मूल अधिकारों के हनन के मामले में परमादेश रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, परमादेश रिट किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? एक तो सार्वजनिक इकाई के क्या की जा सकती है, कोई भी निगम हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, प्राधिकरण हो, इन सब के खिलाफ जारी की जा सकती है। लेकिन किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती? ये निजी व्यक्ति, क्या मतलब कोई भी निजी व्यक्ति हो, कोई भी निजी इकाई हो, ठीक है, या भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं की जा सकती। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन की बात करिए कि भारत में नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में है। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये सही हो जाएगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद की 2/3 बहुमत से पास कराना आवश्यक है। आवश्यक की बात करिए तो ये आवश्यक नहीं होता, ये साधारण बहुमत से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं? मूल कर्तव्य आते हैं 4A में, और ये 51A कह लो, कह लो कि इसके आर्टिकल में आते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना बिल्कुल आता है मूल कर्तव्य में। आवाहन किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा करना, ये भी आता है। प्राकृतिक पर्यावरण भी आता है। स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण, ये नहीं आता, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आ जाएगा। अगर स्मारक की बात करें तो ये कौन सा आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल नंबर 49, जो कि भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये क्या हो रहा है? संविधान का संघीय स्वरूप, संसदीय प्रणाली, कार्यकारिणी, राज्य, न्यायिक समीक्षा और कानून का शासन, उपरोक्त में से कौन सा संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं? तो इसमें क्या बोला था? केशवानंद भारती बाद कब हुआ था? 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। उसमें बोला था कि सरकार वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकता जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। तो ये सभी क्या है? सभी मूल संरचना के हैं। संघीय स्वरूप, संसदीय प्रणाली, कार्यकारी राज्य और न्यायिक समीक्षा और कानून का शासन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उद्देशिका में समाजवादी शब्द का कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। उद्देशिका में अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है, वो कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? और जोड़े गए थे अखंडता और पंथ निरपेक्षता। ठीक है, तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है? सत्य की बात हो रही है कि भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था है। बिल्कुल ठीक है। केंद्र और राज्यों के मध्य समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय, न्यायपालिक विभाजित हैं। नहीं, ये विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है? विधायी तो है, कार्यपालिका भी है, वित्तीय भी है, लेकिन न्यायिक कहाँ है? न्यायिक नहीं है, क्योंकि संविधान में क्या है? एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया? ये अभी हाल ही में हुआ है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 104वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कर दिया गया है? आंग्ल समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त किया गया है, क्योंकि आगे से अब आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की कितनी संख्या थी? मूल कर्तव्य तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को ऐड हुए थे, और ये कर रहे हैं 1950 की बात, तो उस टाइम मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, तो मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जोड़ा गया था। मतलब टोटल अगर बात करें तो टोटल मूल कर्तव्य कितने? अभी 11 हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित बात अनुच्छेद है, तो ये किससे है? ये है अनुच्छेद 49 से, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। अगर 29 की बात करें तो 29 में क्या दे रखा है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों
का संरक्षण और जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकारी हैं और इसी संरक्षण के आधार पर उन्हें सरकारी संस्थाओं में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, अनुसूचित 46 की बात करें तो 46 में क्या दे रखा है, SC, ST और अन्य दुर्बल वर्ग OBC ETC शिक्षा और अर्थ संबंधी वृद्धि होगी। तो 48 के की बात करें, 48 के में क्या दे रखा, ये दे रखा पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, और अगर ये सारी बात करें तो ये किसमें दे रखे हैं, DP नहीं, ये तो मौलिक कर्तव्य हो गया, बाकी ये DAP SP में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? इनकी प्रकृति है सकारात्मक। अगर बात करें तो ये किसमें दे रखा, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसकी प्रकृति क्या है, सकारात्मक है और गैर नियोजित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये किसमें निहित है, ये अनुच्छेद नंबर 14 में, मतलब अनुच्छेद 14 में। संविधान का यह अनुच्छेद ये उपबंध कराता है कि राज्य और भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्षमता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों, मतलब नागरिक की बात भी हो रही है और गैर नागरिक दोनों को प्रदान किए जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 में वर्णित शासन को संविधान के मूलभूत तत्व माना है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा की बात करेंगे तो किसमें निहित होगी, अनुच्छेद 14 में। अगर मौलिक अधिकार बात करें कि केवल भारतीयों के लिए कौन से, मतलब नागरिकों के लिए, तो होगा 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की बुनियादी ढांचों का अंग नहीं है? तो ये 1973 में केशवनाथ भारती द्वारा ये कहा गया था कि बुनियादी ढांचे और मूल संरचना का सिद्धांत निर्णय पारित किया गया था और इस सिद्धांत में क्या गया था कि इसे संविधान संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। तो उसमें कौन कौन से थे, ये लगभग ये संसदात्मक सरकार था, विधि का शासन था और पदनिरपेक्ष। मौलिक अधिकार उसमें नहीं था, क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं मौलिक अधिकार भी होना चाहिए, लेकिन मौलिक अधिकार में भी जैसे 44वां संविधान संशोधन में, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा के 300 का में डाल दिया था। ठीक है, इसका ऑप्शन C ही ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है? ठीक है, भारत और अमेरिका की बात हो रही है। ठीक है, आपसी शक्तियों को केंद्र के पास होना नहीं, आपसी शक्तियों के राज्यों के पास होना ये भी नहीं, केंद्र और राज्यों के विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि भारतीय और अमेरिकी संघवाद में क्या, सर्वोच्च न्यायालय राज्य और केंद्र के मध्य विवाद के पंचायत के रूप में देखा जाता है। भारत की आपसी संख्या संघ में निहित है और अमेरिका की किसमें है, राज्यों में। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो अमेरिका केंद्र में और उसकी राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द निम्नलिखित में किसी एक पर लागू नहीं होगा। नहीं की बात करें तो लागू, न्याय की बात करें तो न्याय कितने प्रकार के दे रखे हैं, 3 प्रकार के दे रखे हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, 3 दे रखे हैं, तो सामाजिक न्याय के लिए है, बिल्कुल ठीक है, राजनीतिक न्याय के लिए और आर्थिक न्याय के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। पद और अफसर की समानता के लिए ऐसी कोई न्याय की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में प्रस्तावित करके किया जा सकता है। नहीं, ये तो किसी में भी जा सकता है, तो लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा, किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। संशोधन के संबंध में दोनों सदनों में असहमतियों पर संयुक्त बैठक, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। ठीक है, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो सत्य कथन पूछा इन्होंने, तो D हो जाएगा, ना 1 ना तो 2। नीति निर्देशकता तो निहित है। लोक नियोजन और विशेषों की अवसर की समानता, ये कौन सा आर्टिकल में दे रखा है, ये दे रखा है 16 में। प्राण और देह की स्वतंत्रता, ये किसमें दे रखा है, 21 में। और अगर धार्मिक सुधारों का प्रबंध की बात करें, ये किसमें दे रखा है, 26 में। और पुरुष और स्त्री को समान, ये किसमें दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हारा समान वेतन 39D में। ठीक है, ये तीनों क्या है, मौलिक अधिकार के अंदर होगा। अगर DPSP की बात करिए तो वो किससे 36 से 51 तक है, तो ये 39D, मतलब D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं की बात करें तो सरकारी नौकरी में अफसर की समानता केवल भारतीयों को प्राप्त। ठीक है, ये तो केवल भारतीयों को प्राप्त है, अफसर की समानता। नए राज्यों का निर्माण संसद की शक्ति, बिल्कुल है।
राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य विधानसभा की शक्ति नहीं, ये संसद की है साधारण बहुमत से। ठीक है, वो कानून के समक्ष समता, नागरिकों के नागरिक, ये दोनों को प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है? तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या ये और भी दोनों। तो अनुच्छेद 74 एंड 75 दोनों संसदीय व्यवस्था का जन्म मतलब उपबंध करते हैं। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? तो संसदीय की सामूहिकता बिल्कुल ठीक है, और दोहरी सदस्यता ये भी ठीक है, और नामिक एंड वास्तविक कार्यपालिका ये भी सही है। तो तीनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और भी कह सकते हैं क्या है? बहुमत प्राप्त दल का शासन होगा। ठीक है, राजनीतिक एकरूपता भी होती है इसमें, और गोपनीयता भी हो रही है, निचले सदन का विघटन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसे देखिए, सुमेलित नहीं है, नहीं की बात करें तो अगर 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 में क्या दे रखा? धार्मिक कार्यों के प्रबंध मतलब मैनेजमेंट 26 में आता है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 29 में दे रखा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग 29। और 27 में क्या दे रखा? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में के बारे में स्वतंत्रता, ये भी ठीक है। अगर अनुच्छेद 30 की बात करें तो कुछ शिक्षा की बात करें, कुछ शिक्षा संस्थानों में, अब क्या बोल दिया इन्होंने? डाल दिया कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, अगर कुछ शिक्षा संस्थानों की बात करें तो ये कौन से आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल नंबर 28 में। अगर 30 की बात करें तो 30 में क्या आएगा? मतलब शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो मतलब अगर कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ये आर्टिकल नंबर 28। और अगर 30 की बात करें तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन चलाने में अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है, ध्यान रखना 29 और 30 दोनों अल्पसंख्यक वर्ग से रिलेटेड है, क्योंकि देखो 29 में ये रखा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की संरक्षण। ठीक है, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का रक्षण, और 30 में इसके शिक्षण संस्थान में अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण की बात की है। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, बिल्कुल ठीक है, कैबिनेट व्यवस्था कहा था। और संसदीय व्यवस्था में शक्ति का केंद्र बिंदु क्या? कैबिनेट ही होता है। ठीक है, ये भी ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए आर दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था का अगर केंद्र बिंदु कैबिनेट है, और इन्होंने संसदीय व्यवस्था को क्या कहा था? कैबिनेट व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है, बिल्कुल, क्योंकि अपराध होने से पहले संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल में दे रखा? आर्टिकल नंबर 22 में निवारक निरोध से रिलेटेड है। और सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल अधिकतम 4 महीने, नहीं 4 नहीं, ये 3 महीने की अभिरक्षा के विरुद्ध रख सकती है। तो ऑप्शन 1 सही है, तो मतलब ए सही हो जाएगा, केवल 1, 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन अभी हम पढ़ चुके हैं, भाग 20 में था, तो भाग 20 ऑप्शन नंबर बी में है, भाग 20 और अनुच्छेद 368। ये अनुच्छेद किसकी बात करता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख व्यवस्था नहीं है? तो राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता बिल्कुल है, क्योंकि अध्यात्मक कहाँ है? ये अमेरिका में है, तो राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता होती है। महाभियोग की प्रक्रिया बिल्कुल हो सकती है। सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता, ये किसमें होता? संसदीय व्यवस्था में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एकल कार्यपालिका भी अध्यक्षात्मक में होती है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? तो ये किसमें होगा प्रेरणा स्रोत? ये होगा आर्टिकल नंबर 47 में। इसमें क्या दे रखा है कि राज्य का ये प्राथमिक कर्तव्य है कि वे लोगों को पोषण आहार और जीवन स्तर ऊंचा उठाने और स्वास्थ्य में सुधार, ठीक है, स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेंगे। साथ ही
पदार्थों और स्वास्थ्य से रिलेटेड भी औषधियों का प्रतिषेध करेंगे। इसमें अगर शराब प्रतिबंध की बात कर दी जाए तो भी आर्टिकल 47 में आ जाएगा। अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड और लोगों का पोषणाहार स्तर बढ़ाना हो तो भी आर्टिकल नंबर 47 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस बात में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये निर्धारित किया गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? तो संविधान का अंग नहीं है, ये किया गया था बाढ़ में 1960। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये निर्धारित किया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है और संविधान की भाषा असंदिग्ध अस्पष्ट है। वहीं उद्देशिका संविधान के निर्माताओं को आज से समझने के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि भाषा के बारे में भी बोल दिया था, ये भी पूछ सकता है कोई। और अगर बात करें कि संविधान में अंग की बात किसने की थी, तो इन्होंने की थी केशवनाथ भारती। बाद 1973 में ये बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, ये बोला था उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता की बात करिए, स्वतंत्रता से कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो ये है 5 प्रकार की। ठीक है, अगर स्वतंत्रता की बात करें तो किस किस की है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। ठीक है, अगर समानता की बात करें तो 2 समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। ठीक है, अगर न्याय की बात करें तो न्याय 3 की गई बात ये है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित हैं? तो ये किसके अंदर है? 39 के। ठीक है, अगर 37 की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है? निर्देशक तत्व शासन के मूलभूत हैं। ये क्वेश्चन भी आया था अभी पीछे कि मूलभूत के डीपीएसपी मूलभूत होंगे या नहीं होंगे, तो ये मूलभूत होते हैं। ठीक है, अगर 44 की बात करें तो ये नागरिक संहिता के बारे में है, समान नागरिक संहिता, जो कि केवल एक राज्य में ही अप्लाई है, गोवा में। ठीक है, अगर 43 की बात करेंगे तो ये उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। 39 के भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारात विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया। अन्य प्रावधान की बात करें तो कनाडा से लिए अन्य प्रावधान सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शिक्षा केंद्र के पास राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रखना। ठीक है, अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से क्या लगा? गणतंत्रात्मक। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य सेंटर स्टेट संबंध, मतलब केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन। और आयरलैंड की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों में मनोनीत सदस्य। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी वैसे आयरलैंड से लिया गया है, जो कि हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के संविधान संशोधन द्वारा सरकारी समितियों में संबंधित एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था? वो कौन से अमेंडमेंट में किया गया था? वो किया गया था 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया डीपीएसपी में जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें राज्यों की अपेक्षा मतलब सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और व्यवसाय प्रबंधन को बढ़ावा दें। ये मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा गया था, जैसे 19 का ख उसमें भी जोड़ा गया था ये। और इसके अंदर एक नया पार्ट भी जोड़ा गया था 9B सहकारी समिति का। ये अभी ऊपर क्वेश्चन भी आ गया, सहकारी समिति किसमें है? भाग 9B में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व की मूल विशेषता नहीं है? इसकी प्रकृति सकारात्मक है, ये भी क्वेश्चन में आ भी चुका है पहले। और ये समुदाय कल्याण के लिए। ठीक है, कल्याण के प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये स्वतः लागू नहीं होते, ये भी ठीक है। ये न्यायोचित नहीं होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व बताइए कौन से भाग में है? भाग 4 में। कौन से आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल तक है? 36 से 51 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान में न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी?
ठीक है, इन्होंने पूछा 61वें संविधान से पूर्व की बात करी है। देखो कभी कभी गलत आंसर लग जाता है कि 61वां संविधान देखा और आंसर लगा दिया हमने ए 18। नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, क्योंकि 61वें संविधान संशोधन में 21 से 18 वर्ष की गई थी 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद के अंतर्गत संघ और उसके राज्य के संबंध में चर्चा की गई है? तो ये की गई है 1 से 4 में, क्योंकि यही भाग 1 में आता है। भाग 1 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 1 to 4, और इसमें ही वर्णित किया गया कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है? तो भारतीय संसद को ये पूछा है आर्टिकल 3 में, तो राज्यों का निर्माण करना बिल्कुल है, और राज्य की क्षेत्र और सीमाओं के नाम में परिवर्तन करना ये भी ठीक है। तो विधान परिषद और विधानसभा का गठन नहीं, ये नहीं है। ठीक है, तो ए और बी सही होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 3 हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि राज्यों का निर्माण, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण की बात करिए। ठीक है, निर्माण की बात कीजिए। ठीक, और उनके क्षेत्र और सीमाओं और नाम में परिवर्तन। ठीक, और यहाँ आगे अगर आर्टिकल नंबर 2 की बात करें तो यहाँ नए राज्यों के प्रवेश की बात है, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की शक्ति, ये दोनों ध्यान रखना है कि नए राज्यों का अगर निर्माण की बात आ जाए तो अनुच्छेद 3 में आएगा, और अगर प्रवेश और स्थापना की बात आ जाए तो आर्टिकल नंबर 2 में आएगा, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन कर देता है कि वो आर्टिकल 2 में क्या है और आर्टिकल 3 में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ को परम संघ, पैरामाउंट फेडरेशन किसने कहा था? तो ये कहा था के संथानम जी ने। तो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं 1 से 50 क्वेश्चन। थोड़ा तेज़ी से ही पढ़ाया क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। अगर आपको लेंथी में मतलब पूरी डिटेल में पढ़ना तो आप सजेशन दे सकते हैं, तो वो वीडियो चाहे 50 मिनट की हो, 50 मिनट में पूरी डिटेल से और बता दिया जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं हर्षोल्लास के साथ 51 से 100 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू दोस्तों।